स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सरनम इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एफएसओ के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ये जो कोर्स है ये लगातार कंटिन्यू हम शुरू कर चुके हैं जिस पे आज डे 2 की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो यदि आप देखेंगे तो यूनिट 1 में भी उसका थोड़ा सा पोर्शन है, यूनिट 2 में भी पोर्शन है, यूनिट 3 में भी पोर्शन है। मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। सेकंड पेपर जिससे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें स्टूडेंट जो पहला यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, उसमें ये चीज़ बार बार बिखरा कर रखी है ना, पोषक तत्व के बारे में, मैक्रो एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो इसको मैं क्या करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये बेसिक साइंस है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से बता देता हूँ ताकि आपकी हमेशा की जो क्वेरी है वो एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने कल आपको एक चीज़ समझाई थी स्टूडेंट कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और भोजन करने का जो मेन पर्पस है वो इन चीज़ों को बॉडी के अंदर प्रवेश कराना है, मतलब पोषक तत्वों को प्राप्त करना है। तो भोजन करने का मेन पर्पस है कि पोषक तत्वों को शरीर के अंदर क्या कराना, उपलब्ध कराना। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भोजन करता है तो शरीर के अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व जाते हैं। पोषक तत्व जाते हैं का मतलब कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन जाता है, फैट जाता है, विटामिन जाता है, मिनरल जाता है, वाटर जाता है। और जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के इनसाइड में जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी रेस्पेक्टेबल जो फंक्शनिंग है वो इनके आधार पर उसे करने लगती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर गया तो बॉडी ने उससे एनर्जी लेने का काम शुरू कर दिया। प्रोटीन हमारे अंदर गया तो हमारी बॉडी ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। फैट हमारे अंदर गया तो हमारी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे बॉडी को जो एनर्जी देता है वो फैट होता है, वो काम स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से विटामिन्स और मिनरल्स हमारे अंदर गए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम हमारी बॉडी ने शुरू कर दिया। मतलब स्टूडेंट आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि भोजन करने का मेन पर्पस है शरीर के अंदर पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना। और जैसे ही शरीर के अंदर पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो वे पोषक तत्व में से कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको ऊर्जा देगा, फैट जो है वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देगा, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। और इस तरह से भोजन के जरिए ये तीन चीजें हमारी बॉडी को जो मिलती हैं वो इनकी हेल्प से मिलती हैं। इनकी हेल्प से मिलती हैं स्टूडेंट, पोषक तत्वों की मदद से मिलती हैं। तो यदि अब कोई आपसे पूछे कि पोषक तत्व क्या कहलाता है तो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और विकास और मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण जिन चीजों से प्राप्त होता है उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब पोषक तत्वों का डिवीजन यहां से शुरू होता है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि पोषक तत्वों को हमने जो विभाजित किया है वो किस तरह से किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देता हूं चीजें कि पोषक तत्व जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पोषक तत्वों को बेसिकली हम किससे प्राप्त करते हैं स्टूडेंट? तो पोषक तत्वों को भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ा बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि एक बार यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो मुझे बात करने में आसानी हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, पोषक तत्व हमेशा भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यदि हम भोजन करने बैठ रहे हैं तो जो पोषक तत्व हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए हैं, यदि हम भोजन करने बैठ रहे हैं तो जो पोषक तत्व हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए हैं, यहाँ ज़्यादा मात्रा का मतलब है कि जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ग्राम में होती है, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में अर्थात ग्राम में चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व, या उन्हें ही कहते हैं हम दीर्घ पोषक तत्व, और उन्हें ही हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये ऑलरेडी आपके चैप्टर में ऑलरेडी ये चीज है स्टूडेंट।
ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। और जो पोषक तत्व काफी कम मात्रा में शरीर के लिए उपलब्ध करवाए जाने से भी काम हो जाता है, मतलब हम यदि भोजन करें और काफी कम मात्रा में, यहाँ कम मात्रा का मतलब है मिलीग्राम मात्रा भी यदि इनकी मिल जाए तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। ऐसे पोषक तत्वों को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, या ऐसे पोषक तत्वों को कहते हैं लघु पोषक तत्व, और ऐसे पोषक तत्वों को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसा, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि यदि आप भोजन करने बैठे हैं, ये भोजन की जो है थाली है, तो यदि भोजन की थाली में जो इंग्रेडिएंट हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए है ना, वो कहलाएंगे मुख्य पोषक तत्व या दीर्घ पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व, और जो पोषक तत्व काफ़ी कम मात्रा में हमको चाहिए हैं वो कहलाएंगे लघु पोषक तत्व। तो ये आपका ऑलरेडी टॉपिक है स्टूडेंट, मैक्रो एंड माइक्रो, हालांकि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। पोषक तत्वों की दो कैटेगरी हैं स्टूडेंट। सबसे पहली कैटेगरी है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को ही हम केमिस्ट्री में कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, और यहाँ बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जैव अणु, और जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स में ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं, याद रखिएगा, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या आते हैं, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि दे डजंट गिव्स एनी एनर्जी टू द बॉडी, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। जैसे कल मैंने पढ़ाया था, आपको याद करिए, तो मैंने बताया था कि जो फल और सब्जियां होती हैं, फल और सब्जियों के सबसे बेहतर सोर्स क्या होते हैं बेटा, तो जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन्स भी होते हैं और खनिज भी होते हैं, लेकिन ये जो विटामिन्स और खनिज हैं ये बॉडी को किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं देते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। रुक्षांश मतलब रेशों से भी बॉडी को किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलती है। वाटर कैलोरी फ्री होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं देता है। तो ये जितने भी पैरामीटर आप देख रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के, ये शरीर में अंदर जाने पर हमको कोई एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं देते हैं, इसलिए इनको बायोमोलिक्यूल कंसीडर नहीं किया गया है। असल मायने में हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी देता है फैट, और फैट के बाद सबसे लास्ट में हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है, प्रोटीन। तो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ कि इनसे भी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से नंबर 1 पोजीशन पर, फिर उसके बाद में फैट से एनर्जी मिलती है नंबर 2 पोजीशन पर, और जब हमारी बॉडी, प्रोटीन का बेसिकली काम है स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन जब हमारी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेने लग जाए तो ये स्टारवेशन, ये भूखमरी कहलाती है। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब एक टॉपिक है आपका, कौन सा टॉपिक है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग। तो अभी मैंने क्या किया है, इनको भी अच्छे से समझा दूं, फिर उसके बाद मैं कमी से होने वाले रोगों को बता दूंगा, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में बहुत से टॉपिक हैं जो आपस में क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे कंप्लीट होते चलेंगे, आप बिल्कुल निश्चय रहिएगा। अब ये जो पोर्शन है, ये एक ऐसा पोर्शन है जो हर स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल आएगा मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से वो बता देता हूँ। जैसे जो न्यूट्रिएंट्स फूड के थ्रू हमको मिलते हैं, जो पोषक पदार्थ हमको भोजन के जरिए मिलते हैं, तो जिसे आप कह रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जिसे आप कह रहे हैं जो भोजन के जरिए मिलते हैं पोषक पदार्थ, या जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं, इन्हीं को जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है या फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम है, वो इन्हीं को पोषक पदार्थों को या पोषक तत्वों को कई बार ये वर्ड बोलता है स्टूडेंट, आहार कारक। याद रखिएगा, आहार कारक
या पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, ये सब एक ही वर्ड है। और ये किससे प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं जब आप भोजन करते हैं, मतलब फूड से प्राप्त होते हैं आपकी बॉडी को। अब ये जो पोषक पदार्थ हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पोषक तत्व हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, मतलब यदि हम भोजन करने बैठे तो जो चीज़ हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, यहाँ ज़्यादा मात्रा का मतलब है ग्राम में यदि हमको मिल जाए, तो हम उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो पोषक तत्व काफ़ी कम मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए है ना, जैसे जिन पोषक तत्वों की काफ़ी कम मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए होती है, मिलीग्राम, वे कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इनके कार्य पूछे जाते हैं स्टूडेंट आपसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके फंक्शन क्या हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या है, तो आप ऑलरेडी देख लो, ऑलरेडी आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को हम इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, एक डाटा बता रहा हूँ, ये हमारी बॉडी है स्टूडेंट, मान लीजिए हमारी बॉडी को 100% एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हम करते हैं, पढ़ना है, लिखना है, खेलना है। तो यदि हमारी बॉडी को 100% एनर्जी चाहिए, तो लगभग लगभग कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को 75% एनर्जी मिल जाती है। मतलब 50 से 75%। इसी को मैं बिल्कुल श्योर कह दे रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन हम इसलिए सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारी बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है वो होता है फूड। तो ये थोड़ा सा आप चीज़ याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी को एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट के उपरांत हमारे बॉडी को जो एनर्जी देता है वो घी और तेल वाले सोर्स होते हैं, मतलब फैट। प्रोटीन का काम इन सबसे अलग है। प्रोटीन भी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन सबसे लीस्ट में, सबसे लास्ट में देता है ना। प्रोटीन का बेसिकली जो काम होता है, प्रोटीन को शरीर के बॉडी बिल्डर कहते हैं। प्रोटीन को दैनिक जीवन का आधार कहते हैं। क्यों दैनिक जीवन का आधार कहते हैं, या प्रोटीन को जीवन का आधार कहते हैं? याद करिए, आपकी हर एक सेल में प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। तो इस तरह से आपकी जो एक सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इस वजह से प्रोटीन को जीवन का आधार कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन को शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करते हैं, मतलब अंगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराते हैं। और कई बार जो प्रोटीन है वो अंगों की मरम्मत भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी कोशिकाओं में टूट फूट होती जाती है, टिश्यूओं में टूट फूट होती जाती है, तो उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? याद रखिएगा, प्रोटीन करता है। अच्छा, अब एक चीज आप याद रखेंगे, जब आप पैदा हुए थे तो याद करिए आपका साइज कितना था, आपका शेप कितना था। फिर धीरे धीरे माँ के दूध पर डिपेंडेंट होकर आपने लगातार जो है वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो माँ के दूध में ऐसा कौन सी चीज थी, या माँ के दूध में ऐसी कौन सी प्रोटीन थी जिस वजह से आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती गई, आपका वृद्धि और विकास होता गया? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, माँ का जो गाढ़ा दूध होता है वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम ही दरअसल में एक तरह की प्रोटीन होती है जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जैसे जैसे बच्चा जो है माँ के दूध को इनटेक करता जाता है, तो बच्चे के शरीर के अंदर माँ के दूध से ही एंटीबॉडीज आने लगती हैं। प्रतिरक्षी का मतलब स्टूडेंट है एंटीबॉडी। तो माँ के दूध में एंटीबॉडी होती हैं और ये डायरेक्ट बच्चे की बॉडी के अंदर चली जाती हैं, जो रोगों से लड़ने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखेंगे आप ये वाली बात, ठीक है। अब मुख्य पोषक तत्वों की बात तो हो गई। अब थोड़ा सा आप जल्दी से देख लीजिए कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह से जो खनिज होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ये शारीरिक क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं। जैसे दांतों में कैल्शियम चाहिए, मांसपेशियों में सोडियम चाहिए, है ना, हार्ट मसल्स के लिए पोटेशियम चाहिए। तो शारीरिक क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं खनिज, मतलब मिनरल्स।
इसी तरह से जो रेसे होते हैं ये इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, इंटेस्टाइनल क्लिनजर कहते हैं इनको, क्योंकि पेट में जो भी बड़ी आंत में जो भी अपच भोजन होता है वही तो दरअसल में मल कहलाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो अपचित भोजन होता है जो बड़ी आंत में फंसा रहता है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कत और परेशानी होने लगती है ना। तो इसी जो अपचित भोजन बड़ी आंत में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, रुक्षांश या फाइबर का यूज किया जाता है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखेंगे। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी कि बेटा जी, जिन बच्चों का पेट ठीक से साफ नहीं होता है, जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती है, जिनकी बड़ी आंत में मल फंसा हुआ होता है, उन लोगों को कैसे न्यूट्रिएंट्स को यूज करना चाहिए? आंसर है फाइबर रिच सब्सटेंस यूज करने चाहिए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करनी चाहिए, स्पिंच यूज करनी चाहिए, पालक वगैरह यूज करनी चाहिए, है ना, लहसुन यूज करनी चाहिए, प्याज यूज करनी चाहिए, टोमेटो यूज करने चाहिए। मतलब जिनमें फाइबर रिच सब्सटेंस हो उनको दरअसल में यूज करना चाहिए इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि किसी बंदे को स्टोन है तो फाइबर रिच सब्सटेंस मतलब रुक्षांश या रेसे वाले भोज्य पदार्थ को इनटेक नहीं करना है। डॉक्टर शुड बी 100% एडवाइस करते हैं कि इफ अ पर्सन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम स्टोन या पथरी, सो डोंट शुड बी यूज एनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइबर नेचर। और सबसे लास्ट में जो जल होता है, जल का काम होता है कि भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब करे, इसीलिए दरअसल में वाटर की जो है वो अहमियत है। चलिए, अब जो चीज मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, फैट ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। इनका कारण है कि बॉडी को क्या मिलती है, इन तीनों से एनर्जी मिलती है। हालांकि आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि एनर्जी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देता, उसके बाद फैट देता और सबसे लास्ट में बॉडी को एनर्जी मिलती है लिटिल बिट प्रोटीन से। तो जो भी चीज़ एनर्जी देगा तो एनर्जी की यूनिट होती है स्टूडेंट कैलोरी। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। इतना टिपिकल भी आपको ध्यान रखना होगा, इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी कि ऊर्जा, और स्पेशली वो ऊर्जा जो हमारे बॉडी के अंदर हीट या ऊष्मा के फॉर्म में होती है, तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपसे एफएसओ में पूछेंगे कि आप बताइए जरा, ये कैलोरी शब्द जो है, ये कैलोरी वर्ड जो है, ये सबसे पहले किसने यूज किया था? तो कैलोरी वर्ड सबसे पहले यूज किया था एट वाटर ने। इन्होंने ही सबसे पहले जो फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ जो हैं, इनके एनर्जी के मेजरमेंट के लिए कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, फूड फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो इसी के लिए इन्होंने सबसे पहले कैलोरी वर्ड यूज किया था। अब आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये चीज देखी कि वो आपसे पूछते हैं एक कैलोरी अर्थात क्या होता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पानी है, एक बीकर में, ये वाटर है और ये एक बीकर है, ठीक है। पानी का टेम्परेचर है स्टूडेंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पानी का टेम्परेचर है। अब मैं क्या करूंगा, बुनसन फ्लेम या बुनसन बर्नर के थ्रू पानी को गर्म करूंगा। तो जैसे ही मैं पानी गर्म करूंगा तो जो बुनसन बर्नर में जो हीट है उसको पानी एक्सेप्ट करेगा, पानी का मॉलिक्यूल हीट को एक्सेप्ट करेंगे, एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। अरे हाँ या ना। और जो टेम्परेचर पानी का 15 है वो हीट एक्सेप्ट करने के बाद, एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद या टेम्परेचर एक्सेप्ट करने के बाद वो जैसे ही 16 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, पानी का टेम्परेचर था कितना, 15 डिग्री, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना हो गया, 16 डिग्री। बस यही है कैलोरी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ जो मेन वर्ड है स्टूडेंट वो आपको याद रखना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है, जैसे हमने ये गर्म करके क्या दी स्टूडेंट, तो हमने गर्म करके क्या दी है, हमने गर्म करके पानी को हीट दी है। तो बस जब हमको पानी को 1 डिग्री इंक्रीज करना है, मतलब हमने पानी को 15 था 16 किया, तो जितने डिग्री हमने हीट दी इसी को कहते हैं 1 कैलोरी। याद रहेगा। अब यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया कि जो पानी है वो कितना ले लिया हमने, 1 ग्राम पानी ले लिया है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर पहले से 15 था, हमने क्या किया 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 15 से 16 कर दिया, तो जितनी हीट दी है, जितनी ऊष्मा दी है, यही कहलाएगी 1 कैलोरी। ध्यान रखना है आपको, कैलोरी की डेफिनेशन 101% आपसे इंटरव्यूअर पैनल में जरूर पूछी जाएगी। इसके बाद जो कैलोरी होती है वो ऊर्जा की यूनिट होती है, हीट की यूनिट होती है। तो कैलोरी जो है वो हीट की यूनिट है, तो ऊर्जा की यूनिट दो होती हैं, एक कैलोरी भी होती है और एक जूल भी होती है। लेकिन आप अच्छे से देख लीजिए, बड़ी यूनिट होती है कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.186 जूल होते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो फैक्ट मैं अब आपको बताऊंगा ये 101% आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है हमेशा के लिए। यदि मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, आप लोग भोजन करने बैठते हैं, या आप लोग भोजन तो करते होंगे डेली, 101% ये तो है। जब आप भोजन करने बैठते हैं तो आपको उस भोजन से कितनी एनर्जी चाहिए होती है ताकि आपका काम हो जाए, मतलब आप जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं स्टूडेंट। तो आप यदि एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको अपने भोजन से, मतलब कितना भोजन आपको लेना होगा, और भोजन लेने से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी कितनी यूनिट में होनी चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा याद रखिएगा 2900, या 2900 यदि आपको नहीं पसंद है तो आप इसको पूरा पूरा 3000 भी कर सकते हैं। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, कोई जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई निश्चित रूप में जो वर्कर है ना, तो ये जितने भी लोग, हम लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य कार्य करते हैं, उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी एनर्जी की दरकार होती है फूड से, इतना मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन यदि वो लेबर हैं, यदि वो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, जैसे सड़कों पर गड्ढा करने वाले लोग हैं, या सड़क पर वो देखा होगा अपने सामान को ले जाने वाले लोग हैं, मतलब जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी डाइट भी ज़्यादा होती है, मतलब उनको भोजन भी ज़्यादा चाहिए होता है। और भोजन यदि वो ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा क्या जनरेट होगी, एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी। तो कठिन परिश्रम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए भोजन भी ज़्यादा चाहिए, और भोजन ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हार्ड वर्क करने के लिए या लेबर वर्क करने के लिए बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, तो हार्ड वर्क करने के लिए बॉडी को नीड चाहिए 3500 से 4000 किलो कैलोरी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या आपसे पैनल में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू पैनल में, कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भोजन से कितनी एनर्जी चाहिए है और कठिन परिश्रम करने पर कितनी एनर्जी चाहिए है। और अब सुनिए मुद्दे की चीज, कई बार लोग अपने को स्लिम और ट्रिम दिखाने के चक्कर में भोजन जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। तो भोजन कई बार जब कम करना शुरू कर देते हैं तो एनर्जी भी बॉडी को कम मिलेगी। तो कई बार व्यक्ति अपने को स्लिम ट्रिम दिखाने के चक्कर में यदि इतना भोजन करे कि जिस भोजन से उसको इतनी कैलोरी मिले, 1400 किलो कैलोरी, नॉर्मल पर्सन को कितनी चाहिए, 2900, लेकिन मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ जानबूझ के अपने को स्लिम और ट्रिम दिखाने के चक्कर में कि मुझे उस भोजन से इतनी कैलोरी मिल रही है, कितनी कैलोरी, 1400 किलो कैलोरी। इसको कहते हैं लो कैलोरी डाइट। और यहीं से बॉडी, अगर लगातार आप इतना ही भोजन से एनर्जी लेते रहो, या अपने को स्लिम ट्रिम दिखाने के चक्कर में यदि आप डाइटिशियन की मदद ना लो, तो आप माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के शिकार भी हो सकते हो। तो कुपोषण की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। या इसी को कहते हैं लो कैलोरी डाइट। तो लो कैलोरी और ये हो गया डाइट, ये चीज याद रहेगा स्टूडेंट। चलते हैं आगे। अब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले
कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, फैट कितनी एनर्जी देता है, ये चीज सबसे पहले एट वाटर ने बताई थी। ये एट वाटर वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले कैलोरी शब्द दिया। तो एट वाटर ये बता रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एट वाटर ये बता रहे हैं कि यदि एक ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट ले लिया जाए और उसको ऑक्सीडाइज कराया जाए, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4.1 किलो कैलोरी, और ये 4.1 किलो कैलोरी क्या जनरेट होगी स्टूडेंट, एनर्जी जनरेट होगी। इसी तरह से यदि 1 ग्राम प्रोटीन ले लिया जाए और उसको ऑक्सीडाइज कराया जाए तो 5.2 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होगी। और यदि 1 ग्राम फैट लिया जाए और उसको ऑक्सीडाइज कराया जाए तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होगी। अब आप मुझे बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों के तीनों भोजन के महत्वपूर्ण अवयव हैं। ये तीनों फूड के मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो जब भोजन के तीनों महत्वपूर्ण अवयवों का ऑक्सीडेशन कराया गया, इग्निशन कराया गया, बर्न कराया गया, तो कितनी एनर्जी मिल रही है, 4.1, 5.2, 9.3। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए किसके ऑक्सीकरण से सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है? तो किस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है? आंसर है फैट। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से या किस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? आंसर है फैट के ऑक्सीडेशन से। और जरा अच्छे से देखिए, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से भी एनर्जी मिलती है, और ये तीनों प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो दरअसल में फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से देखिए कितनी एनर्जी मिल रही है, और फैट के 1 ग्राम लेने से हमको कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी से ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो ये चीज आपसे पूछते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपको पहला वर्ड बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जितनी मिलती है उससे दुगनी मिलती है फैट के ऑक्सीडेशन से। याद रहेगा। और यही जो नंबर आप देख रहे हैं 4.1, 5.2, 9.3, इसी को कहते हैं एट वाटर ब्रायन फैक्टर। यही है एट वाटर ब्रायन फैक्टर। मतलब एट वाटर ब्रायन फैक्टर में यह बताया गया कि पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण से, यहां पोषक तत्व का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पोषक तत्व हो गए। ये हो गया ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा। तो ये जो प्राप्त ऊर्जा है, ये है प्राप्त ऊर्जा स्टूडेंट, ये है प्राप्त ऊर्जा, है ना। तो प्राप्त ऊर्जा का गणनांक, तो ये तो आपने गणना में देख लिया। अच्छा, खाद्य पदार्थों के अंदर जितनी ऊर्जा छुपी हुई होती है, एक उपकरण के जरिए उसको पता लगाया जाता है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कैलोरीमीटर की डिस्कवरी किसने करी थी स्टूडेंट, बताइए जल्दी से। कैलोरीमीटर की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि जिस भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे ये एक सब्सटेंस हो गया, इसके अंदर निश्चित रूप में कुछ ना कुछ हीट होगी। अगर हीट है तो फिर 101% इसके अंदर एनर्जी होगी। तो इस पदार्थ के अंदर कितनी हीट है, अगर इसको हमको पता करना है, तो इस सब्सटेंस को हम इधर रखेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में यहाँ रखेंगे। जैसे कि आपको ये दिख भी रहा होगा, ये एक चेम्बर इसके अंदर रखेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे या तार वायर से जोड़ देंगे। इलेक्ट्रोड की वजह से ऑक्सीजन आएगी, ये सब्सटेंस को बर्न करेगी, जो अंदर सब्सटेंस है, अंदर सब्सटेंस बर्न होगा तो पदार्थ के अंदर जितनी भी हीट है वो सब इससे निकलेगी, और यहाँ जो पानी है उसमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इस स्टीयरर की हेल्प से हम पूरे पानी को क्या कर देंगे, एक समान कर देंगे, जिससे हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक थर्मामीटर अंदर डालेंगे, पानी का टेम्परेचर जितना होगा वही इस सब्सटेंस के अंदर की एनर्जी है।
ऐसे पता कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अब आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप क्या चीज ध्यान से सुनिए। एट व्हाट वाटर ब्रायन फैक्टर में ये चीज बोली गई कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है। तो याद रखिएगा ये एनर्जी किलो कैलोरी है, ये किलो कैलोरी है एनर्जी। देखिए किलो कैलोरी में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से 4, फैट से 9, प्रोटीन से 5, और ये एल का मतलब एल्कोहल स्टूडेंट 7 मिलती है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो जूल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कैलोरी भी यूनिट होती है एनर्जी की और जूल भी यूनिट होती है एनर्जी की। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी किलो जूल कार्बोहाइड्रेट से, तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 17 किलो जूल एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 37 किलो जूल एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 19 किलो जूल एनर्जी मिलती है। तो आप थोड़ा सा ये चीज याद रखेंगे, 17, 19, 37, मतलब ये किलो जूल वाले पैरामीटर ध्यान रखेंगे। और 1 ग्राम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 29 किलो जूल एनर्जी मिलती है। तो जो ये आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ये सबसे पहले एट वाटर ब्रायंट ने निकाल कर बताया था, जिस वजह से इसे एट वाटर ब्रायंट फैक्टर नाम दिया गया। याद रहेगा ये चीज। अब एक ये जो क्वेश्चन है श्वसन लब्धि, ये क्या कहलाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा स्टूडेंट कि एक जो व्यक्ति होता है, जैसे आप लोग हो गए, मैं हो गया, तो हम एक जो सामान्य व्यक्ति हैं तो हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेते हैं मतलब बेसिकली कौन सी गैस अपने बॉडी के अंदर करते हैं, ऑक्सीजन। और 1 मिनट में हम इतनी ऑक्सीजन शरीर के अंदर करते हैं, 15 से 18 बार ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है। सही है कि नहीं? 15 से 18 बार ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है। इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन रेट, इसी को कहते हैं श्वसन दर। रेस्पिरेशन रेट या श्वसन दर कितनी होती है? 15 to 18 पर मिनट, 15 से 18 पर मिनट, ये है दरअसल में रेस्पिरेशन रेट। इतनी ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर भेजते हैं 1 मिनट में। ये ऑक्सीजन 15 से 18 बार, जैसे देखिए 1, 2, 3, ऐसे 1 मिनट में हम कितनी बार ऑक्सीजन बॉडी के अंदर भेजेंगे? 15 से 18 बार। अब बताइए ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? नोज से होते हुए जाएगी लंग्स में, लंग्स से इस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देंगे, ब्लड से होती हुई ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल, सेल से माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। अरे हाँ या ना? और आपने सुना होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये सीधे सीधे, मैं यही लिख दे रहा हूँ इसमें, ये जो ऑक्सीजन आपने अपनी बॉडी के अंदर भेजी, ये ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ गई? लंग्स में गई। लंग्स से कहाँ मिल जाएगी? लंग्स उसको किस में मिला देगा? ब्लड में। फिर ब्लड से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ये अंग में जाएगी। अंग किसके बने होते हैं? टिश्यू के बने होते हैं, तो टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंची। टिश्यू किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। तो जो भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप ऑक्सीजन अंदर कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन सीधी सीधी कहाँ पहुंच रही? सेल। और आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ये सेल हो गई। सेल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं थोड़ा इमेज बड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग क्लियर रहे, कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का, और उसके अंदर क्रिस्टी होती है। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे, सीधे मुद्दे की चीज की बात कर लेते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर यदि ये एम्प्टी है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पहुंच गई स्टूडेंट? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गई ऑक्सीजन। वहां ऑलरेडी पहले से कौन मौजूद है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जो सांस लेके आप ऑक्सीजन अंदर भेज रहे हैं, देखिए ये माइट्रोकॉन्ड्रिया तक पहुंच रही है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कर रही है और बदले में बना रही है CO2 और वाटर, और साथ ही साथ बन रही है एनर्जी। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सांस लेके बॉडी के अंदर भेज रहे हैं ऑक्सीजन, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया तक जा रही है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है ना? और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बन रहे हैं CO2, ये बॉडी से बाहर आ रहा है।
तो जितनी आप ऑक्सीजन शरीर के अंदर भेजोगे, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करेगी और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो बॉडी से बाहर आएगी। इसी प्रक्रम को कहते हैं श्वसन लब्धि। मतलब याद करिए, जो आप सांस लेते हैं तो ये सांस में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये सांस छोड़ने में जो CO2 आती है, ये CO2 है, ये वाली CO2 है। मतलब सांस लेते हैं तो इस पर्पस के लिए लेते हैं ताकि वो ये काम कर सके, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये वाली CO2 है वो, जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान रिलीज होती है या बॉडी की जिसको नीड नहीं होती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, यही प्रक्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, इस प्रक्रिया को, जिसको यहाँ उपापचयी क्रिया लिखा है, असल मायने में ये है ऑक्सी श्वसन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी क्रिया चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है ऑक्सी श्वसन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी श्वसन होता है, ये रिएक्शन ऑक्सी श्वसन है। इसमें आप देखिए CO2 निकलता है, जितना CO2 निकलता है और जितना ऑक्सीजन यूज किया जाता है, इसका रेशो कहलाता है रेस्पिरेशन लब्धि। तो CO2 और ऑक्सीजन का रेशो कहलाता है श्वसन लब्धि। ये है कहानी। याद रहेगा ये चीज, ध्यान रखेंगे ये चीज। तो जो भी सांस छोड़, जैसे आप जनरली जब सांस छोड़ते हो ना स्टूडेंट, तो ये वही CO2 है जो ये वाली CO2 है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो ये अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, यही बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो इसका जितना आयतन निकल रहा है, जितनी ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जा रही है, इनका रेशो कहलाता है श्वसन लब्धि। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और अब इसके बाद जब भी आप FSO का एग्जाम पढ़ते हैं, स्पेशली मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो नए नए बच्चे हैं उनको तो सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो UG और PG कवर कर चुके स्टूडेंट हैं, UG और PG मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशली केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से कर रखा है ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सब्जेक्टिव अगर कुछ भी आएगा तो क्वेश्चनों का लेवल ऐसा होगा कि वो बना लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो अवेयरनेस के साथ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फूड किससे प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो एग्रीकल्चर ही तो दरअसल में फूड देता है। आज हमारी थाली में जो अनाज आता है वो खेती की बदौलत ही आता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड का और एग्रीकल्चर का समन्वयन बना के चलती है? तो कई बार वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे स्टूडेंट, तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़े तैयार रहिएगा, है ना। कि खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये क्या है? हालांकि आपको ये पता है कि यूनाइटेड नेशन जिसका काम विश्व में शांति और व्यवस्था स्थापित करना है, उसी की एक ये सहायक एजेंसी है, उसी की एक सहायक एजेंसी है। जैसे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि FAO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तब आप बोलेंगे सर 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी FAO की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं कि बताइए ये 16 अक्टूबर 1945 को जो बना है FAO, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तब आप बोलेंगे सर रोम और इटली है। लेकिन आप याद रखिएगा, FSO में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब FAO बना था इस पर्टिकुलर डेट को, इस सन में, तब मुख्यालय कहाँ था? तो तब मुख्यालय जो था स्टूडेंट, वो था कनाडा के क्यूबेक सिटी में। कनाडा के क्यूबेक सिटी में हेड ऑफिस था। कुछ समय बाद इसे यहां शिफ्ट किया गया है, रोम इटली। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब आपको पता है कि FAO का जो मेन काम होता है वो कृषि की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, कृषि की उत्पादकता में बढ़ावा देना, ताकि लोगों के हंगर, लोगों की भूख शांत हो सके। क्योंकि लोगों को एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी से क्या उपलब्ध होगा स्टूडेंट? भोजन उपलब्ध होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आज के समय पे यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि खाद्य एवं कृषि संगठन में कितने देश जो हैं वो आधिकारिक रूप से नामांकित हैं, तो आंसर है 194। तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं कि FAO में कोई नया सदस्य देश एंट्री हुआ है। वो 194वां देश कौन सा है जिसको एंट्री मिली है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आज के समय पे
FAO जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है। आप जरा देखिए स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कहाँ हुई थी स्थापना? कैलिफोर्निया में। कुछ समय बाद इसका हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया न्यूयॉर्क, USA। अब जरा आप खुद देखिए, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है FAO, लेकिन FAO का निर्माण यूनाइटेड नेशन से पहले हो चुका है। भाई FAO कब बना है? 16 अक्टूबर 1945 को बना है। यूएनओ कब बना है? तो यूएनओ जो है वो बना है 24 अक्टूबर 1945 को बना है। मतलब भले ही आज के टाइम पे FAO यूनाइटेड नेशन के अंडर में फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन असल मायने में यूएनओ की स्थापना से 8 दिन पहले ही 8 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना से 8 दिन पहले FAO बन चुका था। ध्यान रखेंगे ये चीज आप। और जिस डेट को ये बना था, अच्छे से देखिए जरा, FAO किस डेट को बना था? 16 अक्टूबर बना था। 16 अक्टूबर को हर साल फूड डे मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, विश्व आहार दिवस मनाते हैं। और वर्ल्ड फूड डे की शुरुआत होती है साल 1987 से। और साल 1987 में सबसे पहले फूड डे का टाइटल या फूड डे का अवार्ड जिस व्यक्ति को दिया गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। 2023 में उनकी डेथ हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले विश्व खाद्य दिवस का पुरस्कार जीता था। तो यदि मैं यही लिख दूं कि MS स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ये वही व्यक्तित्व हैं जिनको हरित क्रांति का हम पिता कहते हैं, और इन्हीं को सबसे पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार या फूड डे का टाइटल या अवार्ड सबसे पहले किसको मिला? MS स्वामीनाथन को। किस सन में? 1987। और यहीं से फूड डे की स्टार्टिंग होती है। तो फूड डे दरअसल में क्या है? FAO की स्थापना दिवस है, FAO की वर्षगांठ है स्टूडेंट। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब जो लोग यहां तक चीजें कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहां तक ऐसा कुछ भी खास था जो ऑलरेडी आपको पता ना हो, सारी चीजें पता थी, बस आपको मेमोराइज करना है। अब आप सुनिए मुद्दे की चीज। आप में से जो स्टूडेंट ने सतत विकास लक्ष्य नहीं पढ़ा है, आप सतत विकास लक्ष्य जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत को 2047 में विकसित बनाना है, मध्य प्रदेश को भी 2047 में विकसित बनाना है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत नीति आयोग, जो सरकार की थिंक टैंक है, जो सरकार की नीतियां बनाती है, उसने क्या किया है स्टूडेंट कि 2047 में भारत को विकसित बनाना है, तो इसके लिए उसने सतत विकास के लगभग कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड जो है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सतत विकास के लक्ष्यों में जो दूसरा लक्ष्य है वो है जीरो हंगर, शून्य भूख से संबंधित है। और भूख का भोजन से डायरेक्ट संबंध है। तो इनको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। याद रहेगा कि सतत विकास लक्ष्यों में जो शून्य भूख है या जीरो हंगर है, ये किस नंबर पर या किस पायदान पर आता है? जैसे सतत विकास के लक्ष्यों में 13वें नंबर पर आता है क्लाइमेट चेंज। सतत विकास के लक्ष्यों में पहले नंबर पर आता है जीरो प्रूवर्टी, मतलब जीरो गरीबी। दूसरे नंबर पर आता है शून्य भूख, मतलब जीरो हंगर। तीसरे नंबर पर आता है हेल्थ, है ना? तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि FAO द्वारा 1961 में एक कार्यक्रम स्थापित किया गया था, देख लीजिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम स्थापित किया था। और ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, ये शून्य भूख हेतु SDG 2 प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट,
आप लोगों को आज जाके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया, अच्छा चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हालांकि ये सब मैं कराऊंगा, आप नेक्स्ट पे कर रही है। वैश्विक भूख सूचकांक, तो वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहले आप देखिएगा कि भारत की क्या पोजीशन है, कितने देशों में क्या पोजीशन है भारत की। तो आप पाएंगे कि भारत की पोजीशन के हाल जो हैं वो तो दरअसल में हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी बदतर हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब होता है कि अपने देश के लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित कराने के पर्पस पे सरकारों को दिया जाता है। जर्मनी की एक संस्था है और एक आयरिश एनजीओ है। इसी चीज को पढ़ने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल इस पायदान तक जाएगा स्टूडेंट कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है। तो मैं अभी से बता दे रहा हूं, एक आयरिश एनजीओ है और दूसरी एक जर्मनी की संस्था है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है स्टूडेंट। ठीक है, नहीं बताएंगे तो आगे मैं बताऊंगा। अब आप एक चीज और सुनिए, एक ये वर्ड है आपको सुनने को मिलेगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको हम कहते हैं फसाए। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे आपने सुना होगा मैगी में लेड की मात्रा जो है वो मिलनी शुरू हुई, तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने किसको चिताया, या इंडियन गवर्नमेंट ने किसको कहा कि भाई मैगी में लेड की मात्रा, या मैगी एक खाद्य पदार्थ है उसमें लेड का प्रतिशत जरूरत से ज्यादा है। समय समय पे आए दिनों आपने देखा होगा कि फसाई बोर्ड के जो मेम्बरान हैं वो खाने पीने की जो होटल्स हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं उनके फूड सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं, है ना। और इसी चीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फूड मटेरियल में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा कोई चीज तो नहीं मिला दी गई है। यही काम है दरअसल में फसाए का। तो फसाए का जो मेन काम है, खाद्य पदार्थों की वस्तुओं में मिलावट तो नहीं है, जो उपभोक्ता जो कॉस्ट दे रहा है उसके बराबर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। मेन बेसिकली जो मेरे को अभी बताना है कि फसाए जो है इसकी मूल एजेंसी है इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री। मतलब फसाई का जो भी काम करता है फसाई, उसकी रिपोर्ट एवरी इवनिंग को या हर मंथ जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजता है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना जो हुई थी 1947 में हुई थी। मतलब पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मूल एजेंसी है। जैसे आप लोग अपने पिताजी को रिपोर्ट करते हैं ना, है ना, माता जी को रिपोर्ट करते हैं अपने एक्टिविटी की, उसी तरह से फसाई अपनी एक्टिविटी की रिपोर्ट किसको करता है, हेल्थ मिनिस्ट्री को करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि फसाई जिसका काम है फूड मटेरियल में एडल्ट्रेशन को चेक करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो क्यों हुई थी। तो मैंने अब भी बताया क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, किस कारण से हुई थी। तो ये जो वर्ड लिखा है ये आपका क्वेश्चन है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो 2006 में आया था, इसी के तत्वाधान में फसाई जो है उसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है। तो देखिए आप, फसाई की स्थापना कब हुई है, 2011 में। किसने करी थी, अंबुमणि रामदास ने। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो इस एक्ट के जरिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 में आया था, इसी की वजह से दरअसल में क्या हुआ है स्टूडेंट, शुरू हुआ है क्या, फसाई। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, तो आप देखेंगे कि जब आप करंट पढ़ेंगे तो करंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो हैं, जैसे भोपाल का रेलवे स्टेशन हो गया, जबलपुर का रेलवे स्टेशन हो गया, इसको फसाई ने ईट टू राइड का सर्टिफिकेट दिया है। तो जब भी आप फसाई से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ यदि देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो आप उसको तत्काल मार्क कर लें, वो बिल्कुल आपसे पूछी जाएगी। भले ही आपसे हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना आए, लेकिन इंटरव्यू पैनल में वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं कि कोई, क्योंकि वो लोग न्यूज़पेपर बहुत तेजी से पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी होते हैं, तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं कि फसाई ने अभी किस मंदिर को दिया है, फसाई ने अभी किस स्टेशन को टू राइड का दर्जा दिया है, फसाई के काम क्या हैं, फसाई ने अभी किस चीज़ पर दरअसल में मार्किंग की है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लीजिए स्टूडेंट, कहानी यहां होती है बेसिक की समाप्त। अभी तक हमने जो पढ़ा वो टॉपिक नहीं था, बल्कि वो थी बेसिक इंफॉर्मेशन
बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो शुरू से बिल्कुल यूजी की जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो भी यदि चाहता है कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, या यदि वो चाहता है कि इस एग्जाम का स्टैंडर्ड, तो जिन लोगों ने भी अपने सब्जेक्ट में बेहतर महारत हासिल नहीं किया है, तो जीरो से लेकर हम शुरू कर रहे हैं। पहले एकदम सिंपल तरीकों पर हमने बात की, चीजें आपको समझाई, और अब हम यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं अपना पहला चैप्टर पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि उस चीज का भी हमने बराबर ध्यान रखा है उन स्टूडेंट का जिनका बेसिक कमजोर है, लेकिन उन स्टूडेंट का भी ध्यान हमने बहुत अच्छे से रखा है कि जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको चाहिए एक मीडियम, उनको चाहिए कि एक लेवल जिससे उनके क्वेश्चन एक्सेस हो सकें। तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट पहला टॉपिक फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जिसमें हम पढ़ेंगे भोजन के महत्वपूर्ण गुण। और वो जो गुण हमको पढ़ने हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिर उसके बाद एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, बफर प्रॉपर्टी पढ़नी है, रसायन प्रॉपर्टी पढ़नी है, मतलब केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से चीजें पढ़नी, और सबसे लास्ट में कोलाइडल प्रॉपर्टी पढ़नी है। मतलब ये आपके सिलेबस में ही उन्होंने पॉइंट दिए हैं। तो अब जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो कई बार अगर कुछ ऐसा भी लेवल आता है कि अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, मुझे पता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये ऑडियंस उनके लिए भी, ये लेक्चर उनके लिए भी प्रिपेयर किया गया है, या उस ऑडियंस के लिए भी जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहती है। लेकिन इसी दौरान बीच बीच में मैं आपको चीजें जो भी बताता चलूंगा वो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अब टॉपिक। सबसे पहले जब भी भोजन के गुणों की बात आती है, तो इन कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर पर हमको क्या करना है, उन्होंने हमसे सजेशन मांगे हैं कि आप इन 5 पैरामीटर, या जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई थिंक ABCDE, इन 5 पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पर आप क्या करिए, आंसर दीजिए। तो सबसे पहले भोजन के जो गुण होते हैं वो आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, भोजन के भौतिक गुण होते हैं। यहाँ भौतिक गुण का सीधा सा मतलब होता है कि भोजन को देखकर, छूकर, है ना, अगर बताया जा सके कि वो कैसा है। इसी तरह से भोजन के अम्लीय गुण भी होते हैं, भोजन के क्षारीय गुण भी होते हैं, भोजन के रासायनिक गुण होते हैं, और भोजन के कोलाइडल गुण होते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, एक एक को समझते हैं, एक एक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, तो आपको फिर ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भोजन के भौतिक गुणों से। और भौतिक गुणों के अंतर्गत ही सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, तो भोजन के जब भी हम भौतिक गुणों की बात करते हैं, तो भोजन के सबसे पहले भौतिक गुणों में जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है रंग। भोजन के भौतिक गुणों के अंतर्गत ही आता है स्वाद। भोजन के भौतिक गुणों के अंतर्गत ही आता है एरोमा, मतलब गंध। और भोजन के भौतिक गुणों के अंतर्गत आता है घनत्व, उसकी बनावट और उसकी सॉलेबिलिटी। अब आप ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से भोजन के भौतिक गुणों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यदि आपसे पूछ दिया सम्मिलित नहीं है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सम्मिलित है। तो भोजन के भौतिक गुणों में आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इनके बारे में और भी डिटेल एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले है रंग। अब रंग कैसे, पहले समझते हैं कि भौतिक गुण क्या कहलाते हैं। तो भौतिक गुण का मतलब होता है जिसे देखकर, जिसे छूकर और जिसे महसूस करके हम उसकी प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं, वो भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे आपने हीरे में और ग्रेफाइट में अंतर पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा भौतिक गुण। तो भौतिक गुण की जब भी बात की जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को छूकर देखा जाता है, चखकर देखा जाता है, महसूस करके देखा जाता है, ये कहलाते हैं भौतिक गुण। मतलब भौतिक गुण वे होते हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के जरिए उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कराने में हेल्प करते हैं। मतलब भौतिक गुणों में ज्ञानेंद्रियों की जरूरत पड़ती है, आंख की जरूरत पड़ती है, नाक की जरूरत पड़ती है, स्किन की जरूरत पड़ती है, ये है। तो इसी में सबसे पहले है रंग। अब आपने अक्सर करके देखा होगा स्टूडेंट कि जो भी भोजन आप करते हैं उसका कुछ ना कुछ रंग होता है। जैसे आप लोग अपने भोजन में ग्रीनी और लीफी वेजिटेबल यूज करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां यूज करते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। किस वजह से ग्रीन कलर होता है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पौधे के जो हरे भाग होते हैं, जैसे मैंने अभी अभी ये बताया आपको, पालक या स्पिंच, वो कैसी होती है, ग्रीन। क्यों होती है ग्रीन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि उसमें होता है क्लोरोफिल।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये तो शुरुआत हुई बेसिक, अब चलते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट आपने अक्सर करके जो दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ लास्ट ईयर, आप चेक कर सकते हैं। तो सेकंड वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको पहले ही मार्क कर देता हूँ। आप लोगों ने गोभी देखी होगी व्हाइट कलर की, लेकिन आजकल मार्केट में गोभी आ रही है रेड कलर की। तो यदि लाल गोभी है, इसी तरह से आपने देखा होगा पर्पल जो पोटैटो है, बैंगनी आलू देखा होगा आपने, काली बीन्स देखी होंगी। तो स्पेशली ये जो लाल गोभी है, बैंगनी आलू है और काली बीन्स हैं, इनका जो कलर होता है वो एंथोसाइनिन कलर पिगमेंट की वजह से होता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कोई भी फूड मटेरियल जो आप खाते हैं अगर उसमें रंग है, तो रंग है तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको केमिकल कंपोजिशन बताना है तो फिर आपको केमिस्ट्री की मदद लेनी होगी। तो कौन सी चीज पाई जाती है स्टूडेंट? एंथोसाइनिन कलर पिगमेंट पाया जाता है, और यही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि लाल गोभी, बैंगनी आलू और काली बीन्स में कौन सा रंग वर्णक पाया जाता है ना? तो आंसर है एंथोसाइनिन। अब अच्छे से देखिए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यदि मैं बात करूं टमाटर की, गाजर की, आम की और खरबूजे की, तो जरा देखिए इनका कलर कैसा होगा। इसमें पाया जाता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पाया जाता है। लेकिन अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई टमाटर, गाजर और मिर्च, इनमें लिटिल बिट अमाउंट पाया जाता है कैरोटीन का। मतलब याद रखिएगा कि गाजर में, टमाटर में कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन कैसे मिलते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सा तैयार रहिएगा। ये दो ऐसे क्वेश्चन थे फंसने वाले, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिए कि गाजर और टमाटर, इन दोनों में पाए जाएंगे कैरोटीनॉइड और इन दोनों में पाए जाएंगे कैरोटीन, और यही दो कलर पिगमेंट हैं जो कि रिस्पेक्टेबल कलर देते हैं दोनों फूड आइटम्स को। इसके जस्ट बाद आप खुद अच्छे से देखिए जरा, एक वर्ड लिखा हुआ है कि जो कैरोटिन है ये लाइकोपिन के कैरोटिन वर्णक की उपस्थिति है। मतलब कहने का है कि जो कैरोटिन है ये लाइकोपिन के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। और यदि लाइकोपिन के अंदर आप जाकर देखेंगे तो उसके अंदर होगा यही कैरोटिन कलर पिगमेंट। तो कई बार इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टमाटर में क्या पाया जाता है, तो लाइकोपिन पाया जाता है, ये हमको बिल्कुल सॉलिड याद रखा है। लेकिन लाइकोपिन ऑप्शन में ना हो तो फिर हम टिक करने जाएंगे कैरोटिन कलर पिगमेंट, क्योंकि टमाटर के अंदर लाइकोपिन के अंदर होता है कैरोटिन कलर पिगमेंट। याद रहेगा। और जब भी आप गाजर को या टमाटर को, मतलब जिसमें कैरोटिन है, आप उसको चबा चबा कर खाते हैं और यही कैरोटिन आपके लीवर के अंदर जाता है और विटामिन ए बनाता है। तो ये अगला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी उन्होंने पूछा था और आगे पूछते ही पूछते रहेंगे, क्योंकि इंडिया के बहुत से बच्चों में रतौंधी, मतलब जो नाइट ब्लाइंडनेस है, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लगातार बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर का, टीवी का, मोबाइल का, आईटी का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से यही लीवर में जो विटामिन ए बनता है वो किसकी वजह से बनता है? तो गाजर में उपस्थित कैरोटिन। और टमाटर में भी कैरोटिन होता है, लेकिन हमको सिखाया यही गया है कि उसमें लाइकोपिन होता है, लेकिन लाइकोपिन के अंदर होगा कैरोटिन। तो कुल मिला के कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये टोटल थ्योरी पार्ट है, इसको आपको याद करना है कि जो भी फूड आइटम्स का कलर है रिस्पेक्टेबल, कोई ना कोई कलर पिगमेंट अंदर छुपा होगा, बस इसी को तो आपको याद करना है। अब आप यहाँ चलिए, चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसकी वजह से? ऐसा कौन सा कलर पिगमेंट होता है? बीटानिन होता है। इसी तरह से हल्दी जो होती है उसका रंग पीला होता है। किसकी वजह से? कुरकुमिन की वजह से। लेकिन याद रखिएगा कि हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन की वजह से होता है। लेकिन आप में से क्या कोई मुझे बताएगा कि हल्दी में जो बिटरनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? हल्दी में जो तीखापन होता है, हल्दी में जो कड़वापन होता है, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो हल्दी का जो पीलापन होता है वो कुर्कुमिन की वजह से होता है। सही है क्या ये चीज? एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट। हल्दी का पीला रंग जो है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। लेकिन हल्दी में जो कड़वाहट होती है, मैं यही लिख दे रहा हूं कड़वा, तो हल्दी में कड़वाहट के लिए ये करक्यूमिन ही रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपसे इंटरव्यू पैनल तक पूछी जाएगी
कि हल्दी की बिटरनेस किसकी वजह से है, करक्यूमिन की वजह से, और हल्दी का जो कलर है वो किसकी वजह से है, जेंथोफिल की वजह से। अच्छा, अगर इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछ ले कि हल्दी क्या है, तो याद रखिएगा हल्दी, अदरक, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तने हैं, और भूमिगत तने में भी ये राइजोम अर्थात प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा ये चीज। मतलब हल्दी जो है, याद रखिएगा, मैं यही साइड में लिख दे रहा हूं, ये जो हल्दी है और ये जो अदरक है, ये दरअसल में अंडरग्राउंड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम में ये राइजोम अर्थात प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, इसी तरह से जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको सेमी सिंथेटिकली बनाया जाता है, उनमें रेड कलर कार्माइन की वजह से होता है। और सबसे लास्ट में ये चीज एक्स्ट्रा थोड़ी सी ऐड हो गई, हम फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर बॉडी की बात कर दी गई। हालांकि आपको भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो रेड कलर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मसल्स में रेड कलर होता है, किसकी वजह से होता है, एक प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फूड आइटम्स में कौन सा कलर पाया जाता है और कौन सा कलर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ये देखते हैं। मतलब भोजन के भौतिक गुण में रंग भी होता है, जो भी खाद्य सामग्री आप खाते हैं उसमें रंग होगा। रंग किस वजह से होता है, ये है वो पूरी की पूरी थीसिस। तो मैंने कोशिश ये की है स्टूडेंट की कोई भी छोटी से छोटी चीज ना छूटे। पता है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं पता है तो कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है स्टूडेंट। ये ड्रीम है, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप बिलीव करिए ये सबसे टॉप क्लास जॉब में से एक होगी, काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए। इसके बाद आती है बारी भोजन के भौतिक गुणों में, दूसरा है स्वाद। स्वाद में अक्सर करके आपको पता है कि जो भी भोजन आप करते हैं, या तो वो मीठा होता है, या तो वो खट्टा होता है, या तो कड़वा होता है। अब आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि खट्टा या कड़वा या क्या, आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपकी जो जीभ होती है, आपकी जो टंग होती है, इसका काम होता है स्टूडेंट कि इसका काम है स्वाद को एक्सेप्ट करना। तो बस जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मेरे से बेहतर आप जानते हो, लेकिन नहीं जानते तो आप कंफर्म कर लीजिए। आपने अक्सर करके देखा होगा स्टूडेंट कि जब भी आप मीठा खाते हैं तो मीठा जीभ के किस भाग पर ये स्वाद के लिए बर्ड होती हैं, जो आपके भोजन में मीठी चीज का एहसास कराती हैं। तो मीठेपन के लिए जो सेंटर होता है, याद रखिएगा, वो जीभ के अग्रभाग में होता है। मतलब यहाँ पर स्वीट टेस्ट के लिए बर्ड उपस्थित होते हैं। तो मीठेपन का स्वाद जो मिलता है आपको, वो जीभ के अग्रभाग की वजह से। तो मीठेपन का जो स्वाद है या स्वीट इन टेस्ट है, ये यहाँ जीभ के अग्रभाग की वजह से। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, आपसे अगर इंटरव्यू पैनल में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछें कि आप निहायत ही बेवकूफ़ हैं, इस बात को साइंस के थ्रू एग्जाम्पल देकर कंसीडर कीजिए, तो आप यहाँ स्टेटमेंट यूज करेंगे जो मैं समझाने वाला हूँ। आप मुझे बताइए स्टूडेंट, आपने बड़ी बड़ी गोलियां खाई होंगी जब आप बीमार होते हैं, कैसा टेस्ट होता है उनका? तो आप बोलेंगे सर बिटर टेस्ट होता है, कड़वी होती हैं। अच्छा, दवाइयाँ कड़वी होती हैं और आप रखते कहाँ हो? तो जनरली हमारे जीभ का जो पश्च भाग है, तो ये हमारी जीभ हो गई, ये अग्रभाग हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने डब्बे में बनाए हैं, ये जीभ का लास्ट पार्ट है, ये जीभ का पश्च भाग है। अब आपकी जो टेबलेट होती है या आपकी जो पिल्स होती है वो यहाँ रखी जाती है, और यही होता है बिटरनेस का सेंटर, यही होता है कड़वेपन का सेंटर। तो दवाई खुद कड़वी और आप रख रहे हो उस सेंटर में जो बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो कड़वी लगनी लगनी मेरे भाई। तो आप निहायत ही साइंटिफिकली बेवकूफ हैं, ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब उसका रीजन भी है, अगर आप बीच में रखेंगे पानी पिएंगे तो वो घुल जाएगी, तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर रखते हैं, पानी पीते हैं और वो एंटर कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीभ के अग्रभाग में स्वीटनेस के लिए सेंटर है, जीभ के पश्च भाग में बिटरनेस के लिए सेंटर है, मतलब कड़वेपन के लिए सेंटर है। और जो ये वाला रीजन होता है स्टूडेंट, इसको पार्श्व रीजन कहते हैं, ये खट्टेपन के लिए सेंटर हो गया, ये खट्टेपन के लिए सेंटर हो गया, और जो ये वाला भाग हो गया यहाँ नमकीन के लिए, मतलब सॉल्टी के लिए सेंटर हो गया।
तो इस तरह से आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखना है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कभी कि कोई भी खाद्य पदार्थ मीठा लगता है जीभ के किस भाग में टेस्ट की वजह से, आंसर है अग्रभाग। और कोई भी चीज जो बिटर टेस्ट लगती है तो जीभ के किस भाग में केंद्र होता है या जीभ के किस भाग में दरअसल में सेंटर होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट में, पश्च भाग में, ये देखिए ये वाले पार्ट में। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं एरोमा, मतलब गंध। भोजन में जो भी गंध होती है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ स्टूडेंट, आपने बहुत सारे जो फ्रूट हैं या बहुत सारे सब्जियां हैं उनको खाया होगा, तो कई बार आप देखते हैं ना कि एक अजीब सी स्मेल होती है। हर फूड की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। जैसे ध्यान रखिएगा, जो कुछ फूल होते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू देते हैं उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं एस्टर, एल्डिहाइड, टर्पीन, ये दरअसल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं और यही एरोमा या गंध देते हैं फूड मटेरियल को। इसके बाद डेंसिटी, ऑलरेडी आपको डेंसिटी के बारे में पता होगा कि तरल, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी डेंसिटी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यदि किसी चीज की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है कि वो चीज हल्की होगी, और जो चीज हल्की होगी स्टूडेंट वो तैरेगी। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी, हमेशा याद रखिए, वो भारी होगी, और जो चीज भारी होगी वो हमेशा क्या होगी, डूब जाएगी। तो यही क्वेश्चन आपसे कभी अगर मान लो पूछें कि भाई लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन उसका जहाज पानी में चलता रहता है, ये रीजन है। जो चीज डूब गई मतलब वो भारी थी, मतलब डेंसिटी ज्यादा थी। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि फूड मटेरियल में डेंसिटी का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन मैं आपको एक मेथड पढ़ाऊंगा। जब दूध में मिलावट वाली बात करते हैं, दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो लैक्टोमीटर से कंफर्म करते हैं, वहां मैं इस चीज को एक बार फिर से यूज करूंगा। अभी मैं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा कि लैक्टोमीटर मतलब दूध की शुद्धता की जांच की जाती है, वो फूड की इस प्रॉपर्टी पे बेस है। किस पे बेस है, घनत्व पर बेस है, कि दूध में जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो दरअसल में लैक्टोमीटर में साफ साफ दिख जाता है डेंसिटी की वजह से। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से आगे पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर भी है यहाँ केवल। फिर इसके बाद है टेक्सचर, मतलब बनावट। निश्चित रूप में आपने देखा होगा केक सॉफ्ट होता है, जबकि जो आप भजिया वगैरह बनाते हैं, है ना, वो किस नेचर की होते हैं, कुरकुरे। तो मतलब टेक्सचर जो है इससे रिलेटेड कोई खास चीजें नहीं बनेंगी, उसको आप रहने दीजिए। और सबसे लास्ट में है घुलनशीलता। आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा, आटा जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी हमको रोटियां बनानी होती है तो हम उसमें वाटर ऐड करते हैं और एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये घुलनशीलता भी जो है ये भोजन के भौतिक गुणों के अंतर्गत आती है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अच्छा, चलिए अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज का सेशन जो है वो यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद जब भी हम शुरू करेंगे तो इसी के आगे चीजें शुरू करेंगे। जैसे अगला हमको पढ़ना है भोजन के अम्लीय गुणों के बारे में पढ़ना है, तो भोजन के अम्लीय गुणों को हम कल करना स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से लास्ट समय जाते जाते मैं बता दूं, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जामिनेशन जो है वो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया है। एग्जाम के संदर्भ में वो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी भी तरह से लगभग लगभग 45 डेज के अंदर ही हम जो सेकंड वाला पेपर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसी वजह से यदि जिनको भी लगता है कि अपनी प्रिपरेशन को करना है बेहतर तो वो जरूर जुड़ें, है ना। और जो भी क्वेरी हो रिस्पेक्टेबल कोर्स से रिलेटेड या जो भी आपके माइंडसेट में हो, तो ये एक नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इस पे आराम से आप बात कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप वो ले सकते हैं। एक चीज़ लास्ट में जाते जाते और बता दूं कि जो भी आप ये पढ़ रहे हैं इसके नोट्स जो हैं एज इट इज़ भी मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि क्लासें यदि नहीं लेनी है, सिर्फ हमारा काम नोट्स से हो जाएगा, तो सिर्फ नोट्स भी यदि अवेलेबल करा दिए जाएं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दरअसल में सरनम की है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं।
तो मिलते हैं स्टूडेंट कल फिर से तीसरे पायदान पे इस लेक्चर के, और शुरू करेंगे भोजन के अम्लीय गुण। तब तक आप मुझे दीजिए विदा। थैंक यू वेरी मच।